हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो एक टॉपिक, एक प्रश्न बार बार सामने आ जाता है कि भारत में गरीबी के आंकड़े क्या है। ठीक है, और भारत में गरीबी कैसे तय की जाए, इस पे भी बहुत सारी बहसें हुई हैं। हमको सबको याद है कि जब हम अलग कमेटी की बात करते हैं, तेंदुलकर समिति की बात करते हैं, हम बात करते हैं रंगराजन समिति की, इन सभी समितियों की जो रिपोर्ट्स आई उसमें वाहिद बड़ी ही सीरियस बहसें हुई कि क्या ये जो डिस्कशन किया जा रहा है कि इतना रुपए प्रति महीना, इतना रुपए प्रतिदिन का, इतनी कैलोरी प्रतिदिन का, क्या ये वाजिब है। और ये जितने भी बहसें हुई, ये सभी बहसें कहीं ना कहीं इस बात को, यानी कि गरीबी की बात को, जिसे कहते हैं ना कि क्लैरिफाई नहीं कर पाई। और अभी भी जब स्टूडेंट से पूछा जाता है या जब हम एक शिक्षक के तौर पे गरीबी रेखा के निर्धारकों को देखते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता है। हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस से एक सर्वे किया, उसके बाद से उन्होंने कुछ डेटा निकाले, जिसके बाद जो आपने थंबनेल में देखा कि बिहार, उड़ीसा जैसे जो प्रदेश थे, उन्होंने बहुत अच्छा, निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में क्या डिटेल्स हैं, क्या नहीं है, हम इस पे बात करेंगे। पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा होती है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, हम उस पर बात करेंगे। हम अलग समिति के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इसके अलावा SBI से लेके वर्ल्ड बैंक तक जो अलग अलग सर्वे हुए, उनमें क्या डिफरेंसेस थे और उनके क्या बेंचमार्क थे, हम इन सब पे बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न यूपीएससी से रिलेटेड, जिसका आप उत्तर देते जाइएगा। चलिए, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि आर्टिकल आया जब कि हु इज पुअर इन टुडेज इंडिया, व्हाट एन अपडेटेड रंगराजन पॉवर्टी लाइन्स लुक लाइक। तो रंगराजन साहब की जो अपडेटेड पॉवर्टी लाइन है, इस लाइन पे ये आर्टिकल है। और जब आप इसको इन डेप्थ तो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल एक होता है कि अ केओस लीडिंग टू अनदर केओस, कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ इनपुट्स आए हैं जिनमें वो प्रदेश जिनको अक्सर मार्जिनलाइज यानी कि हाशिए में कह दिया जाता था, वो सभी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। चलिए, क्या है? भारत जो देश है विविधताओं से भरा हुआ है। हम हमेशा कहते हैं अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इस विशेषता की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो दरअसल सामने आ जाती हैं। उनमें से एक है गरीबी। मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। गोल नंबर 1 और 2 और 3 क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, प्रश्न तो खैर आएगा ही। तो कुछ वर्षों में गरीबी के लेखा को लेकर व्यापक बहस हुई। कुछ अध्ययन भारत में गरीबी के लगभग समाप्त होने की बात करते हैं, हम आएंगे, जैसे SBI कहता है इस प्रकार से। लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, गरीबी कम हुई है लेकिन उतनी नहीं जितना SBI कह रहा है। जबकि अन्य अभी भी बड़ी संख्या में गरीब आबादी की उपस्थिति का संकेत देने की बात करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह है। तो हम उन पे भी बात करेंगे, क्या है विवाद, क्यों चल रहा है। लेकिन बताते चले, दशहरे का उत्सव है ना, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे पे स्टडी IQ के जितने भी कोर्सेस हैं, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। भाई, जब हर जगह हमने 20 मिलियन की बात की या नवरात्रि की बात की, तो दशहरे पे सेल क्यों नहीं होगा। विकास लाइव कोड यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, इस कोड का प्रयोग कीजिए, अधिकतम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। किस पे? स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में, है ना। चाहे 2026 का टारगेटेड फास्ट ट्रैक बैच हो, 27 का बैच हो, 28 का बैच हो, इंग्लिश का बैच हो, हिंदी का बैच हो, हर बैच से जुड़ सकते हैं। फीचर्स सभी इंटैक्ट रहेंगे, जिनकी बार बार हम बात करते हैं, और मैं गागर में महासागर जिस बैच को कहता हूँ। बाकी मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है, स्कैन करके जुड़ जाइए। नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको डाल के या स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच। चलिए, पॉवर्टी लाइन की बात करें तो देखिए, एक पॉवर्टी लाइन का एक सैंपल आपके सामने है, हम इस पे बात भी करेंगे। जैसे एब्सोल्यूट पुअर, ठीक है, वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स। तो ये मिलेनियर्स बिलियनियर्स वाली जो एक पूरी स्केल होती है, दरअसल स्टैंडर्ड भाषा में जब भी कोई न्यूज़ लिखी जाती है तो दरअसल इस स्केल को ही वहां पे बीच में रखे, इस पे ही बात होती है कि इसके हिसाब से कौन किस जगह पे है। हम जब बात कर रहे हैं तो हम इस पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं और इससे नीचे के लोगों की बात कर रहे हैं, और इससे नीचे के जो लोग हैं इन पे ही बहस चलती है। और ये जेर बहस जो विषय है, ये लगातार मैंने कहा ना कि हमेशा इस पे जब रिजल्ट, जो इसके समितियां बनी, उन समितियों के आने के बाद, उनके रिजल्ट आने के बाद चीजें और कॉम्प्रोमाइज हुई हैं और कंफ्यूज हुई हैं। खैर, बात करें अगर इसकी, तो क्या है, किसी व्यक्ति के पास जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास को पूरा करने के पर्याप्त साधन है या नहीं, ये बात डिसाइड करती है कि दरअसल गरीबी यानी कि पॉवर्टी वहां पे है या नहीं। इस पे ही हमारा डिस्कशन आज पूरा होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे गरीबी रेखा 50 प्रतिदिन है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि जो 50 रुपए से कम पाता है वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा, उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक बार इसके थोड़े से अगर इतिहास को बात करें तो हम कुछ समितियों की बात करें तो पहली थी अलग समिति, अलग समिति, है ना।
वो नाम नहीं, है ना। 1979 की बात, पहली बार था जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पे ये पहली बार था राष्ट्रीय स्तर पे गरीबी को लेकर कोई पहल हुई और कैलोरी को आधार लिया गया। ठीक है, कैलोरी को आधार को कि कितना कैलोरी इंटेक होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की बात हुई। क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा? क्योंकि आप सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होता है वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता था जिस समय की ये बात हो रही है। आजकल तो कॉर्पोरेट मजदूर वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, 70 घंटे वाली, और वो मीम देखा होगा इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उनका है। चलो, फिर आई तेंदुलकर समिति। ये वो सचिन तेंदुलकर नहीं है। कोई बताएगा तेंदुलकर साहब का नाम क्या था? और इस पे मतलब अथाह कमेंट आपको यूट्यूब पे वीडियोस पे दिख जाएगा, है ना। तो इस समिति ने गरीबी मापन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसमें केवल क्या था, भोजन पे, सिर्फ भोजन पे ध्यान केंद्रित करने के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्चों को भी शामिल किया गया था। 2011-12 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया था। 2011-12 की बात करें, और उस समय भी ऐसा नहीं कि महंगाई कम थी, ठीक ठाक महंगाई थी और जम के लानत मलानत हुई थी, जबकि योग्य व्यक्तियों ने एक तरीका बताया था। क्योंकि इसको इस प्रकार से आप नहीं देख सकते। चलिए, अगर इसको 30 रुपए ऑन एवरेज माने, 27 और 33 का एवरेज अगर 30 निकालें तो 30 रुपए एक दिन का मतलब क्या होता है, 900 रुपए प्रति महीना एक व्यक्ति की बात हो रही। ध्यान रखिएगा, परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 9 5 45 4500 की बात होती है, जो 2011-12 के हिसाब से बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन बहुत से मानदंडों के हिसाब से इसको सही नहीं माना गया। तो अगली रंगराजन समिति 2014 पे आई। तेंदुलकर समिति की जो भी आलोचना थी उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में कई सारे बदलाव किए, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को रखा। जैसे गठन क्यों हुआ समिति का, मैंने बता दिया कि तेंदुलकर समिति द्वारा जो एक रेखा स्पष्ट की गई थी प्रतिदिन के हिसाब से, जो एक रुपए के मानक को तय किया गया था, उस पर बड़ी बहस हुई, लानत मलानत हुई। ठीक है, इससे गरीबी की वास्तविक स्थिति का सही आकलन नहीं हो सकता था। इस पृष्ठभूमि में 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिसने जून 2014 में मुख्य निष्कर्ष दिए। क्या थे? गरीबी रेखा को क्या निर्धारित किया ग्रामीण क्षेत्र के लिए? मासिक व्यक्ति प्रति व्यक्ति खर्च महीने का है 972 रुपए, दैनिक खर्च 32 रुपए प्रतिदिन, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, 5 रुपए बढ़ाया था, है ना। शहरी क्षेत्र के लिए 1407 और इधर 4700, तो शहरी क्षेत्र में इन्होंने लगभग आप देखिए तो 14 रुपए बढ़ाया था। अब 2011 से 2014 तक वैसे महंगाई भी थोड़ी बढ़ी गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि रंगराजन साहब जो पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका जो ये समिति का जो निष्कर्ष था ये बहुत अच्छा माना गया। हाथों हाथ इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हम जब भारत की गरीबी को देखते हैं तो वैरायटी होती है। एक टर्म आता है मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उस स्तर पे अगर आप भारत को देखेंगे तो ये सभी सूचकांक फेल नजर आते हैं, इसलिए बार बार इस पे बहस होती है ना। चलिए बात करें इसके आगे की, तो रंगराजन पद्धति की विशेषताएं क्या थी। इन्होंने कैलोरी की जो आवश्यकता थी 2155 कैलोरी ग्रामीण के लिए और 2090 कैलोरी शहरी को आधार बनाया। इनके समय तक कॉर्पोरेट मजदूर वाली जो बात थी कानून में आने लगी थी, तो थोड़ा सा इंटेक ज्यादा बढ़ा दिया शहरों में। अच्छा, क्या था, इन्होंने भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सबकी जरूरी जो सब बातें थी सबका वहां पे ध्यान रखकर और सबको इसमें इनपुट किया। अलग अलग भार क्या, रंगराजन की गरीबी रेखा टोकरी पीएलबी में भोजन का भार ग्रामीण क्षेत्रों में 57% और शहरी क्षेत्रों में कितना था, 47% था। ठीक है, 57 और 47% था, तो इसका मतलब क्या था, ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन। भाई देखो यार, योग्य व्यक्ति हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं इसमें, और निश्चित तौर पे जो संस्था जो समिति बनी होगी उसमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर की बात होती है, एक मिराज लगता है। ठीक है, एक मिराज लगता है वहां पे। ठीक है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी का आंकड़ा क्या, 2011-12 में भारत की 29.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। यह तेंदुलकर समिति के 21.9 आंकड़े से काफी अधिक था। तो इनके हिसाब से, क्योंकि भाई इन्होंने डेटा बढ़ा दिया था, तो गरीब ज्यादा हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। चलिए बात करें इसके बाद की, तो आरबीआई का जो अध्ययन है जिसपे हम दरअसल इस वीडियो को कर रहे हैं, उसमें क्या था, 2004 के बाद से भारत सरकार ने कोई भी आधिकारिक गरीबी रेखा जारी नहीं की, लेकिन 2022-23 में सरकार ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि SCES का गठन किया, और इस नए डेटा के साथ आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने रंगमंच, अभी थोड़ी देर पहले रंगमंच के मैं कुर्तों को देख रहा था तो मेरे ध्यान में रंगमंच आ गया, है ना। रंगराजन पद्धति को, है ना, अपडेट करके नए आंकड़े प्रस्तुत किए। क्या थे नए आंकड़े, इसको देख लेते हैं ना। खैर चलो, पद्धति को कैसे अपडेट किया गया। आरबीआई के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण तकनीक में बदलाव किया। क्या किया, हम सीपीआई की बात करते हैं ना, सीपीआई और जिसको रंगराजन जी ने किया उसको पैरेलल रख के उन्होंने क्या किया कि आमतौर पे पुरानी गरीबी रेखा को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई की मुद्रास्फीति से एडजस्ट किया जाता था, लेकिन सीपीआई की टोकरी और रंगराजन की पीएलबी की टोकरी को अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा क्या किया होगा, सोचो, एक बार की दिमाग में सोचो,
तार्किक रूप से क्या होना चाहिए, है ना। तो ग्रामीण रंगराजन में पीएलबी की भोजन का भार 57% है, जबकि सीपीआई में 57%। इस तरह शहरी रंगराजन में पीएलबी का 47% है, जबकि सीपीआई में केवल 36% है। तो इन्होंने क्या किया, आरबीआई ने एक नया मूल्य सूचकांक बनाया जिसमें वस्तुओं के भार वही है जो रंगराजन पीएलबी में थे। इस नए सूचकांक से मुद्रास्फीति की गणना करके 2012 की गरीबी रेखा को 2022-23 के लिए अपडेट किया गया। निश्चित तौर पर जो रंगराजन जी का जो पीएलबी की जिसको बात कर रही हैं, दरअसल ये ज्यादा तार्किक था। हम हमेशा बात करते हैं, जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं, हम उर्जित पटेल कमेटी की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कैसे WPI से CPI का ट्रांजिशन हुआ। वो 4+-2 वाला जो आंकड़ा आया, 6+-2 वाला जो आंकड़ा आया कि गरीबी हमको इन्फ्लेशन को वहाँ पे मेंटेन रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। उस समय जो सबसे बड़ी बात हुई थी वो CPI केंद्र में आ गया था। रंगराजन साहब ने CPI से इतर जाके PLB की बात की और उसको आंकड़े में रखा यहाँ पे, है ना। चलिए, अगर बात करें तो RBI अध्ययन की मुख्य निष्कर्ष क्या है, इस पे ही बात है। उड़ीसा और बिहार, जिनको इस समय सबसे पिछड़े स्टेट कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। गरीबी में लगभग 40% की गिरावट देखी गई है और बिहार में लगभग 41% की, ठीक है। 50 से सीधे 9% का आंकड़ा जो आ गया है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। केरल और हिमाचल में कम गिरावट, लेकिन गरीबी बहुत कम है। केरल और हिमाचल प्रदेश में गरीबी में सबसे कम गिरावट देखी गई, लेकिन इसका कारण क्या है कि इन राज्यों में पहले से ही गरीबी बहुत कम थी, है ना। तो जिसमें ज्यादा अंतर आया वो काबिले गौर है, उड़ीसा और बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2022-23 में सबसे कम और सबसे अधिक गरीबी वाले राज्यों को देख लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम गरीबी हिमाचल प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में थी। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे कम तमिलनाडु में गरीबी थी, सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे टॉप पे है गरीबी के मामले में। तो ओवरऑल भी देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ ही टॉप करेगा सबसे ज्यादा गरीबी के मामले में, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि और भी अनुमान है तो यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान क्या था जनवरी 2024 में, ग्रामीण गरीबी 4.86%, मतलब 4.86% गांव में लोग गरीब हैं, है ना। शहर में 4.09% लोग गरीब हैं, है ना। अपडेटेड पॉवर्टी लाइन 1632 और 1944, इसकी बात की गई रुपए के हिसाब से पर डे का जो बात, तो थोड़ा पैसा बढ़ा दिया। गांव में जो पहले 900 के आसपास था उसको 1600 कर दिया, शहरों में जो लगभग 1400 रुपए के आसपास था उसको लगभग 2000 के आसपास कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। और SBI के अनुसार भारत में गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है, यह 5% से नीचे है। निश्चित तौर पर ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग के कगार पे हैं। लेकिन जब विश्व बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की, तो क्या है, उन्होंने कहा कि 10.2 गरीबी दर है 2019 में। शीर्षक इन्होंने क्या दिया, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ है। और उन्होंने क्या कहा कि गरीबी में कमी आई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले सोची गई थी, ठीक है। तो दो कंट्रास्ट यहीं पे आपको दिख गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबी को लेकर जो बहस होती है ना, वो उस स्तर तक नहीं जा पाती। चलिए, अच्छा, दूसरा एक और क्या था, IMF और सुरजीत भल्ला का अनुमान क्या था। 2022 का पेपर IMF के कार्यकारी निदेशक रह चुके सुरजीत भल्ला द्वारा सहलिखित था। गरीबी की दर 0.8%, 2019 की बात कर रहे हैं। तर्क, सरकारी खाद्य हस्तांतरण को शामिल करने पर गरीबी लगभग समाप्त हो गई। याद है 2012-13 की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, उसकी ही बात कर रहे हैं। तो और अभी भी सरकार जो 5 किलो हर महीने जो राशन देती है उसकी बात भी हो रही है ना। तो इसके हिसाब से यह अनुमान सबसे आशावादी था और इस पर बहुत बहस हुई कि कुछ ज़्यादा ही आशावादी हो गया। दरअसल इस आधार पर देखेंगे तो हम किसी को गरीब मान ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो, रंगराजन महेंद्र देव का नया अनुमान, रंगराजन साहब वापस जुड़ते हैं। मार्च 2024 में रिपोर्ट आती है। गरीबी दर 10.8% उन्होंने बताई। यह अपडेटेड रंगराजन पद्धति पर आधारित था, ठीक है, ठीक है। ये बात जब हम इसकी कर रहे हैं तो कुछ बातें और कर लेते हैं। ये आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है, ठीक है। कई अध्ययनों में अंतर के कई कारण हैं। अलग अलग गरीबी रेखा को इन्होंने टारगेट किया। कोई SCES की बात कर रहा है, कोई अपने अनुमान के हिसाब से, है ना। कोई सीमा रेखा का उपयोग कर रहा है अपने हिसाब से। जैसे कुछ SCES की बात कर रहे हैं, कुछ वैकल्पिक डेटा सेट की, कुछ अपने NGO के द्वारा कुछ रिसर्च करके आ जा रहे हैं, जैसे वो चुनाव में होता है ना, पोलिंग डेटा को लेके, ठीक है। अच्छा, क्या है मुद्रास्फीति समायोजन, ये बड़ा पॉइंट है। जो महंगाई है उसको किस प्रकार से आप समायोजित कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर भारत जैसे की, और वस्तुओं की टोकरी, किन किन चीजों को आप रख रहे हैं, गरीब लोग किन चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गरीब से मतलब भारत के लोग किसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुल मिला के इस पे भी निर्भर करेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। खाद्य सब्सिडी, क्या सरकारी खाद्य वितरण को आय में गिना जाए, जो अभी मैंने भल्ला साहब की जो IMF की रिपोर्ट बताई उसमें यही बात थी, बहुत ज्यादा आशावादी थी। उसको टारगेट लेके नहीं चल सकते हम, है ना। चलो, तो ये कुल मिला के एक अनुमान था जिस पे हमने डिस्कशन किया, बात की गरीबी की। इसके पहले मैं हिंदी साहित्य के बारे में बताऊं आपसे। एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते जाइए। प्रश्न ये है, ठीक है, प्रश्न ये है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। लक्ष्मी देश कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, अरुण कुमार समिति।
उपरोक्त में से किन समितियों ने भारत में गरीबी रेखा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों में संशोधन की सिफारिश की थी? केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया है, अगर सही से देखा होगा तो आप उत्तर दे देंगे। प्रश्न का उत्तर जरूर देते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं हिंदी साहित्य के बारे में आपको बता देता हूं कि चूंकि दशहरा का शुभ अवसर है तो आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। तुलसीदास जी के साथ ये बैच जो शुरू हो रहा है, 5-10 दिन में इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये सेल 3 अक्टूबर तक चलेगी। 3 अक्टूबर से पहले हमारे प्रतिज्ञा बैच, फास्ट ट्रैक बैच या हिंदी साहित्य के बैच में आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है, डिस्काउंट के लिए इसका प्रयोग कीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तो है ही, आपको गाइड करने के लिए। स्कैन करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अपने टेलीग्राम बैच में या अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।